हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति कॉलेज यूट्यूब चैनल। बीएससी फाइनल ईयर क्वांटम मैकेनिक्स कंटिन्यू करते हैं। कल लास्ट लेक्चर में हम रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर कर रहे थे, आयताकार विभव रोधिका। रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर में हमने क्या किया था, रेक्टेंगुलर एक आयत के तौर पे क्या बनाया था, विभव अप्लाई करके बैरियर बनाया था V इज इक्वल्स टू V0। एक बार डायग्राम वापस से करते हैं और फिर कल से जहाँ पे छोड़ा था वहाँ पे चलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, कल हम लास्ट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। यहाँ पे रीजन फर्स्ट होता है, पार्टिकल यहाँ से शुरू करता है और इस रीजन में आता है। यहाँ पे रीजन सेकंड और ये रीजन थर्ड में वेव फंक्शन होता है psi3, यहाँ पे वेव फंक्शन होता है psi2, फर्स्ट में वेव फंक्शन होता है psi1। तो वेव फंक्शंस क्यों है, मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेव होती है, गतिशील कण से संबद्ध एक तरंग होती है। तरंग होने के कारण हमने वेव फंक्शंस लिखे हैं। और पोटेंशियल कैसा अप्लाई किया गया था कि x इज लेस देन 0 और इक्वल टू 0 पे तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, 0। लेकिन x इज ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू जब 0 से कुछ बड़ी होती है तब पोटेंशियल v टेंड्स टू v0 पे अचानक बढ़ जाता है, ठीक है। और जब x की वैल्यू a से कम रहती है, x इज लेस देन a पर इसका पोटेंशियल की वैल्यू v0 रहती है, और x इज इक्वल्स टू a पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। और x इज ग्रेटर देन a पे भी पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहती है, 0। तो ऐसा एक पोटेंशियल अप्लाई करके एक रेक्टेंगल बनाया गया, जैसा कि बोला गया पोटेंशियल से बैरियर, मतलब एक रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर बना। मतलब बैरियर तो बनाना ही है पोटेंशियल अप्लाई करके, लेकिन उसकी शेप कैसी होनी चाहिए, रेक्टेंगल या आयत जैसी होनी चाहिए, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं आयताकार विभव रोधिका। और एक और आता है आपके पास स्क्वायर वेल पोटेंशियल बैरियर, जिसको बोलते हैं विभव को स्क्वायर वेल पोटेंशियल बैरियर। इससे जस्ट नेक्स्ट टॉपिक में वही करवाऊंगी। और टॉपिक के नाम बहुत अच्छे से ध्यान रखना, वैसे तो इतना कंफ्यूजन वाला बात नहीं है, जैसा नाम है वैसा ही हमें डायग्राम बनाना है, ठीक है। और फिर क्या होता है, दो केस होते हैं। एक तो होती है एनर्जी इज ग्रेटर देन V0, एनर्जी इज लेस देन V0। एनर्जी इज ग्रेटर देन V0 होता है, उस टाइम क्या मानती है क्लासिकल फिजिक्स कि मूविंग पार्टिकल जो है वो इस फर्स्ट रीजन से क्रॉस करके सीधा थर्ड रीजन में जाएगा। ये क्या बोलती है क्लासिकल फिजिक्स। और क्वांटम फिजिक्स क्या बोलती है, ये तो बोलते हैं कि ट्रांसमिशन पॉसिबल है, जिसको मैं ट्रांस लिख रही हूँ ही होगा। क्लासिकल फिजिक्स कहती है ट्रांसमिशन ही होगा, क्योंकि एनर्जी ज्यादा है, मतलब पार्टिकल फर्स्ट रीजन से थर्ड रीजन में पहुंचेगा। इनिशियल टू एंडिंग पोजीशन हम बात करते हैं हमेशा, कभी भी हम सेकंड पोजीशन की बात नहीं करेंगे, सेकंड रीजन की, क्योंकि जहां से शुरू किया था और जहां तक बैरियर ना होने तक पहुंचना होता है हमें, ठीक है। तो ये थर्ड रीजन में पहुंचेगा इसके अकॉर्डिंग। और क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन की भी पॉसिबिलिटी है, परावर्तित भी हो सकता है। क्या हो सकता है, हो सकता है परावर्तित। यानी कि क्लासिकल और क्वांटम में एक फर्क है, क्लासिकल फिजिक्स कह रही है कि ट्रांसमिशन होगा, पारगमन होगा ही होगा, फर्स्ट टू थर्ड रीजन पक्का पहुंचेगा। और क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है, पॉसिबिलिटी ऐसी आ सकती है कि वो फर्स्ट रीजन से थर्ड में ना पहुंच के किसी रीजन में रिफ्लेक्ट हो जाए या उसी रीजन में वापस रह जाए। तो ये तो एनर्जी इज ग्रेटर देन V0 के केस में। और दूसरा केस है एनर्जी इज लेस देन V0। तो जब एनर्जी लेस देन है तो क्लासिकल फिजिक्स क्या मानती है, एक बेसिक ओपिनियन लेके चलती है कि पार्टिकल क्या कभी ट्रांसिट करेगा ही नहीं, थर्ड रीजन में पहुंचेगा ही नहीं। और क्लासिकल फिजिक्स फिर उस केस में क्या कहती है, जब एनर्जी इज लेस देन V0 तो क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग पार्टिकल क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, मीन रिफ्लेक्शन होगा। ये ऐसे नहीं कहेगा कि रिफ्लेक्शन की पॉसिबिलिटी है। क्लासिकल फिजिक्स एकदम एग्जैक्टली बात करती है एक्यूरेसी के साथ, मतलब वो उनके हिसाब से वो एग्जैक्ट लोकेशन बता सकती है, तो वो रिफ्लेक्शन होगा। और क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है कि पॉसिबिलिटी है कि पार्टिकल थर्ड रीजन में आ जाए, थर्ड रीजन में आने की, थर्ड रीजन में होने की पॉसिबिलिटी है। इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, टनल इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, टनल इफेक्ट, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे सुरंगन प्रभाव। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सुरंगन प्रभाव या टनल इफेक्ट क्या है, या ऐसे भी आ सकता है पेपर में, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर को एक्सप्लेन करते हुए टनल इफेक्ट को समझाइए। तो टनल इफेक्ट क्या होगा, वो टनल इफेक्ट नाम ही क्यों दिया, क्योंकि टनल जैसी बन रही है। अब इस टनल को क्रॉस करके पार्टिकल थर्ड रीजन में
इफेक्ट का नाम क्या दिया? टनल इफेक्ट, सुरंगन प्रभाव। तो ये तो एक बेसिक थ्योरी है। और फिर कल हमने लास्ट जो किया था, जितना हमने किया था, हमने एनर्जी इज ग्रेटर देन के केस में हमने क्या किया था, फर्स्ट सेकंड और थर्ड रीजन में psi1 psi2 psi3 की वैल्यू निकाली थी। फिर हमने क्या किया था, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की थी किस पे, psi1 एट x इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल टू psi2 एट x इज इक्वल टू 0। तो मैंने ऐसा क्यों लिया था, क्योंकि जब psi x इज इक्वल टू 0 उस केस में हमारे दो ही वेव फंक्शन आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक psi1 और psi2। या ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है, फर्स्ट रीजन टू सेकंड रीजन हो रहा है, यानी चेंजेस किस में हो रहे हैं, वेव फंक्शन psi1 से psi2 के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। तो ये करेंगे। और फिर एक तो ये हमें और भी करना आता है इसके अंदर, डी बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। सिमिलरली इसका डिफरेंशिएटिंग डी psi2 अपॉन डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। एक बाउंड्री कंडीशन तो हमने ये लगाई और दूसरी बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे बन रही थी एट एक्स इज इक्वल टू ए पे। तो x इज इक्वल टू ए पे दो वेव फंक्शन है, एक psi2 और एक psi3। तो psi2 और psi3 में आ रहा है, तो psi2 एट x इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू psi3 एट x इज इक्वल टू a। तो ये डिफरेंशिएशन वाला भी सेम प्रोसेस चलेगा। देखो जहाँ पे भी मैं बाउंड्री कंडीशंस लगाऊंगी इन पांचों टॉपिक में, जो 4 से 5 टॉपिक आते हैं, बाउंड्री कंडीशन हमेशा मैं ऐसे ही अप्लाई करूंगी। और मैंने आपको वेव फंक्शंस लेने का तरीका भी बताया था, जब प्लस आ जाए डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आए तो आयोटा आएगा, और जब यहाँ पे माइनस आता है तो आयोटा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी चीजें चेंज नहीं होगी। तो अब अपने कल वाले लेक्चर के रिजल्ट्स देखो कि क्या आए थे। मैंने रिजल्ट पहले से नोट डाउन कर रखे हैं। जी की एक वैल्यू हमने निकाली थी, बी बाई ए की निकाली थी, सी बाई ए की निकाली थी। ये तीनों मैम जो वैल्यूज हैं वो CTM है, दैट इज कमिंग टू मेमोरी, आपको याद रखनी पड़ेगी। और अगर आपको पेपर में बहुत लेंथी काम करना है तो आप इनकी वैल्यूज, आपको जितनी मैथ्स आती है वो लगा के आप सोल्व भी कर सकते हो। जैसे मैंने आपको कल प्रोसेस बताया था कि ये वैल्यूज कैसे आई हैं, तो आप उस प्रोसेस को यूज करके सोल्व भी कर सकते हो। और मेरे हिसाब से आप सोल्व ना करो, इनको याद रखोगे तो बेटर रहेगा। क्यों बेटर रहेगा कि अगर आप इस टॉपिक को 2 बार करोगे ना घर पे, तो आपको ये वैल्यूज अपने आप ही याद हो जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ 3 ही तो रिजल्ट है याद रखने वाले, बाकी के रिजल्ट तो हम खुद निकालेंगे ना। देखो ये 2 टॉपिक आएंगे, स्क्वायर वेल पोटेंशियल बैरियर और रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर। इन दोनों टॉपिक में मैं जी और बी बाई ए की वैल्यू आपको नहीं फाइंड आउट करवाऊंगी, डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगी, बुक में भी लिखे होते हैं डायरेक्ट रिजल्ट। और अगर आपको सॉल्व करने हैं तो ये आप एज अ होमवर्क घर पे बैठ के आप सॉल्व कर सकते हो, आपसे जरूर सॉल्व हो जाएंगे और यही रिजल्ट आएंगे जो मैंने आपको लिखवाए हैं। तो बी बाई ए की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, psi1 की वैल्यू और psi2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब मुझे पता है कि मैंने क्या करना है। क्लासिकल फिजिक्स क्या बोलती है, इसको मैं सी लिख रही हूँ, इसको क्यों बोल रही हूँ। केस कौन सा कर रहे थे, एनर्जी इज ग्रेटर देन V0। कल क्लास में जो लास्ट टॉपिक या लास्ट पॉइंट्स हमने लिखे थे उन्हीं को मैंने आज यहाँ पे वापस से लिखा हुआ है और उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये मैंने एक बार आपको ब्रीफ में एक बार वापस से एक्सप्लेन किया था कि कैसे क्या है, बाकी कुछ बड़ी बात कुछ लंबा चौड़ा नहीं किया था कल हमने। तो हमें पता है एनर्जी इज ग्रेटर देन के केस में क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स ने हमने अभी किया था, वो बोलेगी कि पारगमन होगा। और इसने क्या बोला था कि परावर्तन भी हो सकता है। तो मुझे क्या प्रूफ करना है, परावर्तन भी हो सकता है या नहीं। तो परावर्तन कैसे प्रूफ करूंगी, अगर मैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू निकालूं, तो अगर मैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू कुछ आती है, 0 ना आए, मतलब कुछ वैल्यू आए, नॉन जीरो आए, तो उस केस में अगर r की कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, मतलब r आए कब, जब परावर्तन हुआ था। तो परावर्तन की पॉसिबिलिटी है या नहीं, हम r की वैल्यू से बता सकते हैं, जैसा कि मैंने स्टेप पोटेंशियल में भी आपको करवाया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो अभी वही करते हैं। हमें क्या करना है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू चाहिए। मुझे पता है r की वैल्यू क्या होती है, r होता है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट परावर्तन गुणांक। r की वैल्यू क्या होती है, परावर्तित धारा घनत्व की तीव्रता अपॉन आपतित धारा घनत्व की तीव्रता। मैंने आपको बोला था कि ये चीज आप याद रखना। और r और t की वैल्यू जैसा मैंने स्टेप पोटेंशियल में लिखा था, v बाई वी मॉड्यूलस ऑफ b अपॉन a स्क्वायर, v टू v कैंसिल हो जाता है, तो मॉड्यूलस ऑफ b अपॉन a स्क्वायर ही बचता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, b अपॉन a स्टार इंटू b अपॉन a।
यही होती है आर की वैल्यू। और मैंने आपको कल बी अपॉन ए भी निकाल के दिखा दिया था, उसकी वैल्यू ये देखो। रिजल्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, इनका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। पेपर में इतना लेंथी हो जाएगा, अगर वैल्यूज निकालने बैठ गए तो वैल्यूज ही निकलेंगी बस। तो आर की वैल्यू जो है हम यहाँ पे पुट करते हैं, आर इज इक्वल्स टू बी बाई ए का मोड कर देती हूँ, ठीक है। के माइनस के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर 2 आयोटा अल्फा ए अपॉन के प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस के माइनस अल्फा का होल स्क्वायर ई की पावर 2 आयोटा अल्फा ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करने हमें आर की वैल्यू हमें कुछ निकालनी है। अपने इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं और इसकी भी वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी। और एक चीज और आपको मैं बता दूं कि सी बाय ए और ए बाय बी बाय ए में एक चीज हमारे पास दोनों में क्या आ रही है, कॉमन आ रही है, तो उससे आपको याद करना इजी हो जाएगा। ये जो नीचे वाली पार्ट है ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। और वैसे ही आर और टी में भी कॉमन आता है। तो जब इस जगह पे आप अल्फा और के की वैल्यू रखोगे, जो के की वैल्यू हमने क्या लेट करते हैं हम हर बार, के की लेट क्या कर रहे हैं 2m e अपॉन एच कट स्क्वायर, और अल्फा की क्या लेट की थी 2m e एच कट स्क्वायर e माइनस v0, ये लेट की थी हमने वैल्यूज, है ना। अब मैं इन दोनों की जब वैल्यूज यहाँ पे रखूंगी तो मेरे पास r का एक रिजल्ट आएगा, और उस r का जो रिजल्ट आएगा बाय पुटिंग the values of alpha and k, then r क्या बनेगा, r की वैल्यू आती है 1 प्लस 4 e ब्रैकेट e माइनस v0 अपॉन v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा a का इनवर्स। देखो अल्टरनेटिव कोई नहीं है, याद आपको करनी पड़ेंगी चीजें। यहाँ पे मैंने क्या किया है, b बाय ए होता है, b बाय ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी जो मैंने यहाँ पे निकाली थी। और उसके बाद मैं जब अल्फा और k की जो दो वैल्यूज हमने मानी हुई थी उन दोनों को मैं यहाँ पे पुट करूंगी, तो r की वैल्यू हमेशा ये है कि 1 प्लस 4 बाई ई माइनस v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ए। तो ये आती है r की वैल्यू। तो यहाँ पे आप एक लाइन लिखोगे, क्योंकि r की वैल्यू ये आ रही है और r की वैल्यू होना ही दिखा रहा है कि क्वांटम मैकेनिक्स ने जो बोला था एनर्जी इज ग्रेटर देन v0 के केस में परावर्तन हो सकता है, तो r का मान आना ही इस चीज को शो कर रहा है। और उसके बाद हम क्या निकालते हैं t की वैल्यू। t की वैल्यू क्या आती है मॉड्यूलस ऑफ c ओवर a स्क्वायर, k इंटू k डैश भी होता है, यहाँ पे k डैश नहीं था, अल्फा और k था, तो इसको मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है। c बाई ए की वैल्यू आपने यहाँ पे नोट डाउन की हुई है, वो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 4k अल्फा e की पावर आयोटा अल्फा a अपॉन k प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस k माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू e की पावर 2 आयोटा अल्फा a। e की पावर 2 आयोटा अल्फा a। तो जब यहाँ पे भी आप अल्फा और k की वैल्यूज रखोगे तो अब आपके पास r की एक वैल्यू आएगी, वो t की वैल्यू क्या आएगी, इसके जस्ट उल्टा आती है। जैसे ये दी हुई है ना, ये वाला रिजल्ट v0, ये वाली जो चीज है ना ये जस्ट इसके रिवर्स हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या आएगी t की, याद रखने का तरीका बता रही हूँ, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा a अपॉन 4e माइनस v0 का इनवर्स। तो ये आती है t की वैल्यू। देखो क्या लिखी है मैंने t की वैल्यू, जो मैंने r की वैल्यू रखी थी ना v0 ve अपॉन इंटू e माइनस v0 वो नीचे आ गया, और जो चीज नीचे थी वो ऊपर चली गई, मतलब ये चीजें रिवर्स हो जाए। तो इन दोनों को भी आपको याद रखने में इतनी खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वैसे इनको याद रखना एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके पास एज कम्पेयर टू डिराइव करना हर एक वैल्यू को, क्योंकि अगर आप इतना बड़ा इसको सोल्व करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा और आप खुद कंफ्यूज होगे। इसीलिए 3 से 4 चीजें अगर आप याद रखोगे तो बेटर रहेगा, और याद रखना भी पड़ेगा क्योंकि ये पेपर में आते हैं ये वाले टॉपिक, ठीक है। तो r और t की वैल्यू आ गई, और लास्ट लाइन जो होती है r प्लस t की वैल्यू हमेशा 1 आती है, और अगर आप इन दोनों को सोल्व भी करोगे तो इनकी वैल्यू 1 आएगी। और दूसरी बात r और t की वैल्यू 1 आती है, और यहाँ से रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट r की वैल्यू आना ही क्वांटम मैकेनिक्स ने जो बात बोली थी उसका प्रूफ है। तो दूसरा केस करते हैं अपने, केस सेकंड करते हैं।
एनर्जी इज लेस देन V0 का केस। जब एनर्जी V0 से लेस देन है उस केस में हमें पता है, पहले तो मैं श्रोडिंगर इक्वेशन लिख लेती हूँ बेसिक, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो हमें अभी तक याद हो चुकी है, प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन है और हमें क्या करना है, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर ले रहे हैं। हमारे पास कितने रीजन है, 3 रीजन है। फर्स्ट रीजन में वेव फंक्शन साई1 v इज इक्वल टू 0, सेकंड में v इज इक्वल्स टू v0 एंड वेव फंक्शन साई2, थर्ड रीजन में वेव फंक्शन साई3 v इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल्स टू a, x इज ग्रेटर देन a, x इज लेस देन 0। ठीक है, तो यहां से इन्हीं चीजों को यूज करना है फॉर रीजन फर्स्ट रीजन में मुझे पता है वेव फंक्शन कैसा आ गया साई1 और v की वैल्यू कितनी आई है 0, ये इस इक्वेशन में पुट करते हैं। डी स्क्वायर साई1 अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस 0 साई1 इज इक्वल टू 0, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आई। यहाँ पे आप एरो लगा के एक चीज, जब आप नई चीज शुरू करते हो तो लिखने का तरीका आता है कि आप इसको यहाँ से शो करो कि आपने नया टॉपिक शुरू किया है। प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई साई1 इज इक्वल टू 0। एज यूजुअल इसको हम के स्क्वायर मान रहे हैं तो मैं इसको यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, के स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डी स्क्वायर साई1 अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई1 इज इक्वल टू 0। फिर मुझे पता है इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा जो मैं हमेशा ले रही हूँ। इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या बनेगा, साई1 का a, मैंने आपको क्या बताया, प्लस बन रहा है तो मतलब आयोटा क्या होगा, आएगा तो कैसे बनेगी सोल्यूशन, a को मैं a डैश ले लेती हूँ ताकि उन दोनों में कंफ्यूजन आए, e की पावर आयोटा के a प्लस b डैश e की पावर माइनस आयोटा के a। जो इक्वेशन चल रही हो आप उसको उसी हिसाब से नंबर देना। मैंने आज नया शुरू किया इसलिए मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे रही हूँ। ठीक है, तो अब सिमिलरली मैं अब थर्ड रीजन की बात करनी है जहाँ पे v की वैल्यू 0 है, तो मैं थर्ड रीजन पे पहुंचती हूँ। फॉर रीजन थर्ड, साई कैसा हो जाएगा, साई3 और v कैसा हो जाएगा 0। तो यही वैल्यू पुट करेंगे, डी स्क्वायर साई3 अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस 0 बिकॉज v वॉज 0 इंटू साई3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बनेगा, डी स्क्वायर साई3 अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m e अपॉन एच कट स्क्वायर साई3 इज इक्वल टू 0। फिर से ये के स्क्वायर के इक्वल आएगा। अगर ये के स्क्वायर है तो मैं यहाँ से सीधा लिख दूँ डी स्क्वायर साई3 अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई3 इज इक्वल टू 0। अब के स्क्वायर साई3 इज इक्वल टू 0 है, सो सोल्यूशन जैसा कि हम पिछले वाले टॉपिक में कर चुके हैं, साई3 इज इक्वल्स टू सी डैश ई की पावर आयोटा के ए नहीं सॉरी के एक्स से लिख रहे हैं, यहाँ पे भी a लिख दिया, यहाँ पे x आएगा बिकॉज ये x के रिस्पेक्ट चल रहे हैं ना, के एक्स प्लस डी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स। फिर से इस चीज की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों 0 होगी, क्योंकि ये किसको शो कर रहा है, रिफ्लेक्शन को शो कर रहा है और हमें पता है यहाँ पे डी डैश आ जाएगा। देखो क्योंकि मैंने डैश लगाया, बिल्कुल पीछे वाले टॉपिक जैसे काम चल रहे हैं, मैंने यहाँ पे डी डैश ए डैश बी डैश ले लिया ताकि एनर्जी लेस देन के केस में जो कॉन्स्टेंट्स थे वो चेंज हो जाए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये चीज 0 क्यों है, एक बार फिर से बता देती हूँ। वैसे मैंने एनर्जी इज ग्रेटर देन में बताया था, ये एनर्जी इज लेस देन V0। ये है फर्स्ट रीजन साई1, यहाँ पे है साई2, यहाँ पे है साई3। पार्टिकल पहुंच गया साई3 में। मैं बात किसकी कर रही हूँ, थर्ड रीजन की। वेव फंक्शन साई3 आया मतलब पार्टिकल पहुंचा थर्ड रीजन में। थर्ड रीजन में पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेव होती है, मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेव चल रही है। अब यहाँ पे क्या कहीं पे भी कोई पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ जो इसको रोके, पोटेंशियल होगा तभी वो बैरियर से रिफ्लेक्ट होगा। जब कोई बैरियर ही नहीं है तो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा मींस रिफ्लेक्शन वाली जो टर्म शो कर रही है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जहाँ पे ई की पावर आयोटा में माइनस लगे होंगे ना, ई की पावर माइनस वाली टर्म्स, वो रिफ्लेक्शन को शो करती है और ये वाली टर्म ट्रांसमिशन को शो करती है कि पारगमन हुआ है। अब यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है, बैरियर ना होने के कारण नो रिफ्लेक्शन, सो वैल्यू ऑफ डी डैश ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स क्या हो जाएगा, अपने आप ही 0 हो जाएगा। अगर 0 हो जाएगा तो मैंने वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी।
तो ये लाइन आपको लिखनी होगी और ये हर केस में चलेगा जहां पे बैरियर नहीं होगा। सो साइड 3 विल बी सी ई की पावर सी डैश ई की पावर आयोटा के एक्स, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली वैसा ही आया जैसा ई एनर्जी इज ग्रेटर देन के केस में, दोनों रिजल्ट बिल्कुल वैसे हैं, बस ए बी सी की जगह मैंने ए डैश बी डैश सी डैश ले लिया। अब फॉर रीजन सेकंड रीजन में मुझे एक चीज पता है, अब दो चीजें चेंजेस हुई सेकंड रीजन में। एक तो जो पोटेंशियल था वो v इज इक्वल टू v0 पहुंचा, और दूसरा जो वेव फंक्शन था वो कितना हो गया, साइड 2 हो गया। तो वही वैल्यूज मैं यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन में ये वाली के अंदर मैं पुट करूंगी। जब मैं पुट करूंगी तो मुझे पता है क्या बनेगा, डी स्क्वायर साइड 2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी की जगह v0, क्योंकि पोटेंशियल कैसा है यहाँ पे v0 और वेव फंक्शन कितना हो गया साइड 2। तो वही दो चीजें मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, इनटू साइड 2 इज इक्वल्स टू 0। केस कौन सा कर रहे हैं, एनर्जी इज ग्रेटर देन या लेस देन, लेस देन करने। तो जैसा मैंने स्टेप पोटेंशियल में किया था तो v0 माइनस ई बना दूंगी, डी स्क्वायर साइड 2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, क्योंकि मैं अब क्या करूंगी, एनर्जी इज लेस देन है तो v0 माइनस ई करूंगी, तो 2m अपॉन एच कट स्क्वायर इंटू v0 माइनस ई साइड 2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये बना ऐसा, इसको मैं कोई नया कोफिशिएंट ऐड कर लेती हूँ, उसको मैं ऐड कर लेती हूँ बीटा स्क्वायर मानती हूँ। मैंने अल्फा क्यों नहीं माना, क्योंकि अल्फा की वैल्यू क्या आती है 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस v0 आती है, यहाँ पे v0 माइनस ई स्क्वायर है। लेट बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m अपॉन एच कट स्क्वायर v0 माइनस ई। ठीक है, ये बीटा स्क्वायर है तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करती हूँ, तो मेरे पास क्या बनेगा, डी स्क्वायर साइड 2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर साइड 2 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन में आया माइनस, जहाँ प्लस आ रहा था मैं हर बार जहाँ पे प्लस आएगा डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस कुछ भी आ जाए कॉन्स्टेंट स्क्वायर इंटू साई, तब मैं लूंगी ई की पावर आयोटा की फॉर्म में, जब माइनस आएगा तब मैं लूंगी विदाउट आयोटा की फॉर्म में। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, सो सॉल्यूशन सेकंड रीजन में हमने कांस्टेंट्स क्या लिए थे f और g, अब मैं क्या ले लूंगी f डैश और dz, जस्ट डिफरेंशिएशन करने के लिए कि वो एनर्जी इज ग्रेटर देन का केस था, ये एनर्जी इज लेस देन का केस कर रहे हैं। ठीक है, तो एनर्जी इज लेस देन है तो वेव फंक्शन साइड 2 का सॉल्यूशन कैसा आएगा, f डैश e की पावर बीटा इंटू एक्स प्लस g डैश e की पावर माइनस बीटा इंटू एक्स। जब मैंने स्टेप पोटेंशियल में एनर्जी इज लेस देन की थी तब भी मैंने ऐसा कुछ किया था, अब मैं एनर्जी इज लेस देन रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर में कर रही हूँ तब भी मैं ऐसा ही कर रही हूँ। ठीक है, इसको मैं दे लेती हूँ इक्वेशन नंबर 3। फिर से अब क्या करना है, हमें कांस्टेंट्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, क्योंकि मुझे आर और टी की कुछ वैल्यूज चाहिए। जब मुझे कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए तो एक ही चीज आती है हमारे दिमाग में, वो होती है बाउंड्री कंडीशंस। तो या लिख लो बाय अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, बाय यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस। और मैं बाउंड्री कंडीशंस कैसे यूज करूंगी, जैसा मैंने लास्ट में किया था, लास्ट एनर्जी इज ग्रेटर देन केस में v इज इक्वल्स टू v0 एट x इज इक्वल्स टू 0 एट x इज इक्वल्स टू a। सिर्फ दो बाउंड्रीज बन रही है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और यहाँ पे कौन से दो वेव फंक्शन है, साई 1 और साई 2, यहाँ पे कौन से वेव फंक्शन है, साई 2 और साई 3। कौन सी बाउंड्री पे, एट x इज इक्वल टू a पे दो वेव फंक्शन साई 2 और साई 3 एट x इज इक्वल टू 0 पे दो वेव फंक्शन साई 1 और साई 2 किस पे, x इज इक्वल टू 0 पे। तो ये दो बाउंड्रीज लगती हैं, तो वैसी बाउंड्री कंडीशन जैसे एनर्जी इज ग्रेटर देन के केस में लगाई थी, सेम बाउंड्री कंडीशन में एनर्जी इज लेस देन के केस में लगा रही हूँ। तो जब मैं बाउंड्री कंडीशन लगाऊंगी एट साई 1 x इज इक्वल्स टू 0, साई 2 एट x इज इक्वल्स टू 0, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर साई 1 एट x इज इक्वल टू 0 पे 0 है तो मुझे इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू पता है, a डैश e की पावर आयोटा के x प्लस b डैश e की पावर माइनस आयोटा के x है। तो यही एल वैल्यू मैं यहाँ पे रखती हूँ, e की पावर आयोटा के x की वैल्यू 0, e की पावर आयोटा के इंटू 0 इज 0, e की पावर 0 प्लस b डैश e की पावर माइनस 0 इज ऑल्सो 0, तो मैं 0 लिख दिया, इज इक्वल टू f डैश
ई की पावर बीटा इंटू 0 दैट इज ई की पावर 0 प्लस जी डैश ई की पावर माइनस 0 है यानी कि 0। ई की पावर 0 इज 1, तो ए डैश प्लस बी डैश इज इक्वल्स टू एफ डैश प्लस जी डैश, दैट इज इक्वेशन नंबर 4 हमने लेट की है। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर 4 है। तो दूसरी बाउंड्री कंडीशन जैसे मैं हर बार यूज कर रही हूँ वो कैसे यूज होती है, एट डी साई 1 अपॉन डी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे किसके इक्वल होएगा, डी साई 2 अपॉन डी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल आएगा। मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। मैं यहाँ पे एक बार साई 1 और साई 3 की वैल्यू लिख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि साई 2 इधर पड़ा है, साई 1 ये रफ काम है, मैं यहाँ पे एक बार लिख रही हूँ कि हम वहाँ पर डिफरेंशिएशन लिख सकें। ए डैश ई की पावर आयोटा के एक्स प्लस बी डैश ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स, साइड 1 डैश करूँ यानी कि डी बाई डी एक्स कर दिया, तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, आयोटा के इंटू ए डैश ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस में आ जाएगा आयोटा के बी डैश ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स। तो ये वैल्यू आई, मैं यहाँ पे ये वैल्यू पुट करती हूँ, आयोटा के इंटू ए डैश एज इट इज। यहाँ पे मैं ये टर्म बार बार नहीं लिखूंगी, तो ये चीज ई की पावर 0 ये अपने आप 1 बन गई इंटू 1 है, ठीक है, माइनस आयोटा के बी डैश फिर से ई की पावर 0, तो फिर से इसकी वैल्यू क्या आई 1 इज इक्वल्स टू। अब इसका मैं डिफरेंशिएशन करती हूँ, मैंने डिफरेंशिएशन वाला पार्ट लिख लिया, इसे मैं उसको रिमूव कर रही हूँ। तो देखो अब इसका मैं जब अवकलन करूंगी मुझे पता है मेरे पास क्या बनेगा, बीटा एफ डैश, इधर लिखते हैं इसका डिफरेंशिएशन, यहाँ पे क्या बनेगा, बीटा एफ डैश ई की पावर बीटा एक्स माइनस बीटा जी डैश ई की पावर माइनस बीटा एक्स। अब मैं जब यहाँ पे फिर से ये अप्लाई करूंगी बाउंड्री कंडीशन नेट एक्स इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे बनेगा ई की पावर 0, यहाँ पे भी बनेगा ई की पावर 0, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, इसीलिए मैं ई की पावर 0 ई की पावर 0 बार बार नहीं लिख रही हूँ, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ये हटा दिया ई की पावर वाला माइनस बीटा जी डैश, मुझे पता है यहाँ से आयोटा के कॉमन आ रहा है, ए डैश माइनस बी डैश, बी और बीटा को ढंग से बनाना, कहीं ऐसे ना बाद में कॉन्स्टेंट्स लिखने के बाद बी और बीटा ही ना समझ आए कि कौन सा क्या है, इज इक्वल्स टू बीटा एफ डैश माइनस जी डैश। तो ए डैश माइनस बी डैश की वैल्यू क्या आई, बीटा अपॉन आयोटा के एफ डैश माइनस जी डैश। इसको मैं दे रही हूँ इक्वेशन नंबर 5, इसको मैं दे रही हूँ समीकरण नंबर 5। तो अब वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसा कल सॉल्व किया था। तो अब देखो ये a प्लस बी और यहाँ पे बन रहा है a माइनस बी। मुझे पता है जैसा मैंने कल जिस तरीके से कल सॉल्व किया था ना, सारे टॉपिक हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, किसी भी टॉपिक में कोई चेंजेस नहीं आएंगे इक्वेशंस को सॉल्व करने का और ना ही बाउंड्री कंडीशंस लगाने का। अगर आपने ये टॉपिक ढंग से देखा हो कल वाला लेक्चर तो आपको पता चलेगा जैसा मैंने कल वाले लेक्चर में किया था ना, सेम चीजें मैं आज वाले लेक्चर में एनर्जी इज लेस देन के केस में कर रही हूँ, कुछ भी चेंजेस नहीं किए। जैसा मैंने कल वैल्यूज पुट करती गई साई 1 साई 2 साई 3 की कुछ वैल्यूज आई, फिर वैसी ही बाउंड्री कंडीशंस आज लगाई और फिर मेरे पास कुछ इक्वेशंस बनी। अब जैसे मैंने कल सॉल्व की थी इक्वेशन नंबर 4 प्लस 5 किया, तो देखो इक्वेशन नंबर 4 प्लस 5 किया, वहां पे भी इन दोनों को पहले ऐड किया था, फिर दोनों को मैंने माइनस किया था। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर रही हूँ तो मुझे पता है प्लस बी माइनस बी दोनों कैंसिल आउट, मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा 2a डैश इज इक्वल्स टू एफ डैश प्लस जी डैश प्लस ऐड किया इसीलिए प्लस बीटा अपॉन आयोटा के इंटू एफ डैश माइनस जी डैश। इसको ले लो समीकरण नंबर 6। अब आगे मैं इन्हीं दोनों को माइनस करती हूँ, इक्वेशन नंबर 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 करूंगी तो a डैश प्लस b डैश माइनस a डैश माइनस b डैश इज इक्वल टू f डैश प्लस g डैश माइनस बीटा अपॉन आयोटा के f डैश माइनस g डैश। देखो दोनों इक्वेशंस लिखी हैं, a डैश प्लस b डैश f डैश प्लस g डैश, दोनों इक्वेशंस लिखे हैं, ठीक है।
अब लिखने के बाद यहाँ पे देखो जब ये साइन खुलेगा a डैश प्लस b डैश माइनस a डैश प्लस b डैश हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस, a डैश टू a डैश कैंसिल, मैं सीधा यहाँ पे 2b डैश लिख रही हूँ इज इक्वल टू f डैश प्लस g डैश माइनस बीटा अपॉन आयोटा के f डैश माइनस g डैश। इसको दे लो इक्वेशन नंबर 7 बनेगी। तो देखो एक बार आज वाला रिवीजन ले लेते हैं। मैंने इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर फर्स्ट रीजन में जो जो दो चीजें मेरे पास थी, एक साई1 थी और दूसरा पोटेंशियल की वैल्यू 0 थी, मैंने रखी और वैल्यू आया ये, और इसका सॉल्यूशन मुझे पता है क्या होता है, मैंने वो सॉल्यूशन लिख दिया जैसा मुझे सॉल्यूशन पता है। फिर अगला मैंने थर्ड रीजन की बात कर ली, मुझे दो चीजें पता थी, एक साई3 पता थी और एक b इज इक्वल टू 0, मैंने वैल्यूज रखी, इक्वेशन का सॉल्यूशन आया ये। लेकिन मुझे थर्ड रीजन में एक चीज और पता है कि ये रिफ्लेक्शन को शो करता है और थर्ड रीजन में बैरियर की प्रेजेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ v इज इक्वल टू v0 सेकेंड रीजन के अंदर ये एक बैरियर लगाया है। अगर सेकंड रीजन में बैरियर है तो थर्ड रीजन में कोई बैरियर नहीं है, वेव इजीली मूव करेगी, कहीं से भी वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, इसीलिए रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 0 किया। तो मैंने ये वैल्यू यहाँ पे रखी साई3 की। फिर मैंने सेकंड रीजन में जो चीजें, मुझे दो चीजें पता थी कि एक वेव फंक्शन पहुंच जाएगा साई2 पे और जो पोटेंशियल होगी उसकी वैल्यू v0 हो जाएगी, वही दो चीजें मैंने यहाँ पे रखी। और फिर मेरे पास क्या बना, एनर्जी इज लेस देन v0 कर रही हूँ, इसीलिए v0 माइनस ई कर दिया मैंने। और v0 माइनस ई करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट आया उससे मेरे को जो इक्वेशन मैं बना सकती थी, माइनस साइन होने के कारण आयोटा हटा के मैंने बना दिया। फिर मुझे पता है मैं बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करती हूँ, मैंने दो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई और इनको ऐड और सब्सट्रैक्ट किया। तो बाकी का जितना भी काम है वो हम कल करेंगे। अब आप देख सकते हो कि ये टॉपिक इतना लेंथी कि इनको 3 लेक्चर लग रहे हैं। आप नोटबुक में जब नोट डाउन करते हो तो आपको पता चलेगा इतने लंबे टॉपिक में अगर आप हर एक कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालोगे तो वो कितनी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इसीलिए आप याद रखो इनकी वैल्यूज, जो भी कोएफिशिएंट कांस्टेंट्स हैं। तो बाकी इस टॉपिक को हम कल नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।